कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए लोकतंत्र विरोधी बयान पर संसद के दोनों सदनों में लगातार 5वें दिन भी जारी रहा हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सदन में आकर बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश विरोधी टूल किट का बताया स्थायी हिस्सा। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी छापों पर राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों को लिया आड़े हाथों। कहा, नई नवेली पार्टी से लेकर पुरानी पार्टी तक आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच फैला रहे हैं भ्रम। शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 दिन के लिए और बढ़ाई गई। ईडी ने कोर्ट में 7 दिन रिमांड बढ़ाने की थी मांग। वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को मिलेगी मंजूरी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इससे एससीओ देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मिलेगी मजबूती। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। कहा, इससे कपड़ा उद्योग के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। पीएलआई के तहत इस्पात मंत्रालय ने 27 कंपनियों के साथ 57 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। देश के स्टील सेक्टर में 30,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। तकरीबन 55,000 रोजगार के नए अवसरों का होगा सृजन। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएलआई स्कीम को बताया उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र पहुंची सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की ली वेनमई और लियो जुआनजुआन को कड़े संघर्ष में दी शिकस्त। संसद के बजट सत्र के चरण के 5वें दिन आज लोकसभा में हंगामा जारी रहा। सत्तापक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने पर अड़े रहे। भाजपा सांसद राहुल गांधी माफी मांगे के नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। वहीं विपक्ष के सांसद भी अपने अपने मुद्दों पर हंगामा करते हुए सदन के बीच पहुंचे। इसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के द्वारा की गई नारेबाजी के कारण सदन बाधित हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा के नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए 11 नोटिस दिए थे। सभापति ने सभी नोटिस को खारिज कर दिया। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि नई नवेली पार्टी से लेकर पुरानी पार्टी तक ये सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवारों को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नई नवेली पार्टी से लेकर पुरानी धुरानी पार्टी तक ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत
कई महीनों से कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर, कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर वो ऐसा शोर शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या झुठलाया जा सके। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि दिल्ली को शराब में डुबोने वाले अब बचने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सत्येंद्र जैन और की उपस्थिति में ही दिल्ली की आबकारी नीति में बदलाव किए गए थे, ऐसा आरोप सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि हमेशा बदलाव और सत्य की राजनीति करने का दावा करने वाले लोगों का सच आज जनता के सामने आ गया है। अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। दिल्ली के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की कस्टडी पूरी होने के बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है। अब सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर में कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिन बाद जेल में ही ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में है। उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को अब सुनवाई होनी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्क 5F यानी फॉर्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से और फॉरेन विजन के अनुरूप देश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के रूप में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देंगे। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। एक दूसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेगा और लाखों नौकरियां सृजित करेगा। यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्टील सेक्टर के लिए नवंबर 2020 में पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई थी। इंडस्ट्री ने साथ मिलकर इस योजना में भाग लेने की इच्छा शक्ति जाहिर की। उसके आधार पर आज 27 कंपनियों ने 57 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके आधार पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का नया निवेश स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में भारत में होगा और करीब 55,000 नए रोजगार के अवसर सृजन इनका निर्माण होगा। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसी आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। स्पेशलिटी स्टील सेक्टर के लिए नवंबर 2020 में पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मंथन करने के बाद जो योजना का ढांचा तैयार होकर जुलाई 2021 में कैबिनेट की स्वीकृति मिली। 6,322 करोड़ के इस्पात क्षेत्र के लिए स्पेशलिटी स्टील की पीएलआई स्कीम को कैबिनेट ने स्वीकृत किया था। स्टार्टअप 20 सिक्किम सभा कल से सिक्किम में शुरू होगी।
स्टार्टअप 20 सिक्किम सभा का आयोजन 18 और 19 मार्च को राजधानी गंगटोक में किया जाएगा। बैठक में G20 सदस्य और आमंत्रित देशों, बहुपक्षीय संगठनों और भारतीय स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। सिक्किम सभा जनवरी में हैदराबाद में आयोजित पहली बैठक के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। 2 दिवसीय बैठक में लगभग 200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों की विचार का आदान प्रदान करने का एक मंच प्रदान करेगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश का भी कार्यक्रम में शामिल होने का निश्चय हुआ है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से वाराणसी में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी कर रहे हैं। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और अंतर सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन और उज्बेकिस्तान के पर्यटन मंत्रियों का भारत के पर्यटन मंत्री ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। पाकिस्तान और अन्य सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री वर्चुअल रूप से इस बैठक में जुड़ रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की एक पर्यटन मंत्रियों की बैठक चल रही है काशी में। शुरुआत हुई, ये जो पर्यटन मंत्री हैं इनका स्वागत किया परंपरागत तरीके से भारत के पर्यटन मंत्री ने। यहाँ पर वो जो सदस्य देश के पर्यटन मंत्री हैं उन लोगों ने एक साथ फोटो खिंचवाया। काशी के अंगवस्त्रम से स्वागत किया गया, उससे अभिभूत हैं। और ये बैठक हो रही है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। और काशी तो सांस्कृतिक राजधानी है देश की, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यक्षेत्र भी है। तो जो धर्म है, पर्यटन है और विकास कार्य हो रहे हैं उनको देखने का अवसर मिलेगा इन पर्यटन मंत्रियों को। और साथ ही काशी का जो पर्यटन है, संस्कृति है, उसको भी वैश्विक पटल पर एक स्थान मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, टीडी न्यूज, वाराणसी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इस बैठक से एससीओ देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को एक मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 2-1 सालों में भारत पर्यटन के लिए एक केंद्र के तौर पर सामने आएगा। वाराणसी जो काशी सिटी है, शांघाई कंट्रीज का कल्चरल सिटी के नाते घोषणा किया है। इसके कारण जो वाराणसी को, भारत को शांघाई कंट्रीज से टूरिस्ट आने का एक अच्छे जो इसके संबंध में उपयोग होता है। आज भारत आने वाले दिन में एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास करें। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, आने वाले 2-3 साल के अंदर भारत एक टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन दुनिया में भारत उभर के आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में आज श्रीलंकाई वास्तुकार जेफ्रे बावा की प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी ज्यादा बढ़ावा देगी। भारत की मदद से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र और एक भारत और श्रीलंका के अच्छे संबंधों का उदाहरण है। जयशंकर ने कहा कि हाल के सालों में भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ हमने हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी आगे बढ़ाया है। मुश्किल समय में आपके सच्चे दोस्तों का आपके साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण है, ये बात एस जयशंकर ने कही है।
आरएसएस के सरकारवाह मोहन भागवत ने आज पवित्र ग्रंथ सामवेद की हिंदी और उर्दू में अनुवादित सचित्र पुस्तक का अनावरण किया। यह पुस्तक जाने माने फिल्म लेखक एवं निर्देशक डॉक्टर इकबाल दुर्रानी द्वारा अनुवादित की गई है। पुस्तक के अनावरण पर उन्होंने कहा कि हमारे वेद न केवल भारत में बल्कि दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को अंदर की इस शिक्षा का भान वेद करा देते हैं। हम जानते हैं सारी दुनिया को आज इसकी जरूरत है। सारी दुनिया में कलह है, मनुष्यों का आपस में तो है ही, मनुष्य का सृष्टि से भी है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन मलम पट्टी नहीं होती, अंदर से बदलना पड़ता है। यह संकट मनुष्य ने बुलाया है, अपने करतूतों से पैदा किया है, उसको उसी को नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए उसको अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। अपने तरीकों पर बहुत कायम रहे तो भी चलेगा, लेकिन सोच को तो बदलना पड़ेगा। तरीके अपने अपने, सबको प्यारे, तरीके न्यारे न्यारे, सबके ठीक सहारे। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के कारण होने वाले प्रभाव से चेतावनी और सुझाव दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि तेज हवाओं और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है। ओलावृष्टि से खुले स्थानों पर लोग और मवेशी घायल हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने का सुझाव दिया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिम मध्य प्रदेश में फसलों की कटाई स्थगित करने का भी सुझाव दिया है। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन राय ने बताया कि मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट हमने जारी किए हैं हमारे उत्तर के राज्यों के लिए, जो कि हमारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और ईस्ट इंडिया जो कि आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि आसाम, मेघालय और सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया मतलब छत्तीसगढ़, विदर्भा। भारत के फार्मा सेक्टर ने निर्यात के मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन किया है। बीते 8 साल में भारत ने दवाओं के निर्यात में उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए करीब 140% की भारी वृद्धि दर्ज की है। यही वजह है कि भारत को आज दुनिया का बड़ा दवाखाना कहा जाने लगा है। भारत सरकार भी फार्मा सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जोर शोर से कदम उठा रही है। फार्मा सेक्टर की ग्रोथ पर पेश है एक खास रिपोर्ट। भारतीय दवाओं और फार्मा सेक्टर का दुनिया भर के तमाम देशों में दबदबा है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के लगभग हर देश में भारतीय दवाएं पहुंचती हैं। भारत सरकार भी फार्मा सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जोर शोर से कदम उठा रही है। भारत का फार्मा उद्योग वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में एक बड़ा हिस्सेदारी रखता है। दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है और मूल्य के हिसाब से 14वें नंबर पर। दुनिया को जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने में भारत पहले पायदान पर है। अपनी कीमत और अच्छी गुणवत्ता के कारण सक्षम भारतीय फार्मा कंपनियों ने वैश्विक पहचान बनाई है, जिसमें विश्व के 60% टीके और 20% जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग फिलहाल $50 अरब का है। इसके 2024 तक $65 अरब और 2030 तक $130 अरब होने की उम्मीद है। इस दशक में भारत का फार्मा सेक्टर 11 से 12% की दर से बढ़ेगा और सबसे खास बात यह है कि भारत में दवा निर्माण की लागत पश्चिमी देशों से 33% कम है। 2021-22 में भारत ने $24.6 अरब का ड्रग्स और फार्मा प्रोडक्ट निर्यात किया था। देश के कुल निर्यात में फार्मा सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 6% है। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, रूस और नाइजीरिया में भारत की दवाएं सबसे ज्यादा जाती हैं। 2014 से 2022 के बीच यानी बीते 8 साल में भारत के फार्मा उद्योग में 103% का इजाफा हुआ है। भारत दुनिया के शीर्ष 5 फार्मास्यूटिकल उभरते बाजारों में है। जेनेरिक दवाइयों में विश्व नेता होने के अलावा
भारत में अमेरिका से बाहर सबसे ज्यादा US FDA से मान्यता प्राप्त फार्मा प्लांट हैं। भारत में ऐसे 700 से ज्यादा फार्मा कंपनी हैं जिनको US FDA से मान्यता मिली हुई है। वैक्सीन बनाने के मामले में भी भारत का दुनिया में दबदबा है। भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कम कीमत और बेहतर गुणवत्ता की वजह से वैश्विक पहचान बनाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 40 से 70% वैक्सीन की जरूरतों को भारत पूरा करता है। भारत DPT, BCG और मीजल्स के टीकों का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके साथ ही भारतीय दवा कंपनियों में बने सस्ते लाइफ सेविंग ड्रग्स की मांग भी पूरी दुनिया में है। भारत फिलहाल दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवा और वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। भारत का मेडिकल डिवाइस सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। भारत, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया का चौथा बड़ा मेडिकल डिवाइस का मार्केट है और विश्व का 20 टॉप मेडिकल डिवाइस वाला मार्केट। वर्तमान में भारत वेंटिलेटर, PPE किट, जांच किट, सैनिटाइजर और सर्जिकल ग्लव्स का बड़ा निर्यातक है। साल 2020-21 में भारत ने 2,532 मिलियन US$ का मेडिकल डिवाइस निर्यात किया। वहीं 2021-22 में यह बढ़कर 2,923 मिलियन US$ हो गया। भारत फार्मा सेक्टर का ग्लोबल लीडर बन चुका है। इसके लिए भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि सस्ती और वहनीय दवाएं सबकी पहुंच में हों। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है, वहीं सप्लाई चेन को भी मजबूत किया जा रहा है। भारत फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए 55 API प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें से 22 प्लांट कमीशन हो चुके हैं। वहीं 29 मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इनमें 14 शुरू भी हो चुके हैं और 3 बल्क ड्रग पार्क और 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। PLI स्कीम के तहत CT स्कैन, कैथ लैब, अल्ट्रासोनोग्राफी, वेंटिलेटर का उत्पादन हो रहा है और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत में 3000 से ज्यादा फार्मा कंपनियां हैं। वहीं दक्ष मानव संसाधन के साथ 10,000 से ज्यादा विनिर्माण सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में फार्मा सेक्टर कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। आज भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। भारत ने महामारी के दौरान दुनिया भर में 150 से ज्यादा देशों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय दवा उद्योग ने निर्यात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, जो इसकी क्षमता को दर्शाता है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद देश भर में इस वर्ष को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये जो समिट है, इससे पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जाएगा कि ये जो ग्लोबल स्तर पर जिस तरह से किया जा रहा है, तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये जो हमारे छोटे छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान जो खेती करते हैं, इससे ये अनाज जब विश्व में जाएगा और तो एक तो यहाँ का प्रोडक्ट है, ये उत्पादन है, वो भी किसानों को भी प्रॉफिट होगा,
साथ ही जो कुपोषण की समस्या है या अन्य प्रकार से जिस तरह से विश्व में समस्या है तो उसका समाधान है तो वो ये जो श्री अन्न है उसको खाने से ही होगा। मोटे अनाज वर्ष को देश भर में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसे एक जन आंदोलन बनाने और भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, किसानों, स्टार्टअप, निर्यातकों, खुदरा व्यवसायियों और उपभोक्ताओं और जलवायु के लिए मिलेट श्री अन्न के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार करने के लिए लगाया गया है। भारत में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो भारत के मिलेट्स हैं, हमने जो एक ब्रांडिंग की है जिसका नाम श्री अन्न के नाम से निकल के आया है। श्री अन्न भारतीय मिलेट्स को जो है प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे विश्व में जो हमारे अपने अनाज हैं उनका महत्व मिलेगा, हमारे किसानों को जो है इसका सीधा लाभ मिलेगा। 2 दिनों तक चलने वाले वैश्विक सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप, उद्योग के दिग्गज और अन्य हितधारक भाग लेंगे। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। अब बात खेलों की। दिल्ली में खेली जा रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की जैस्मिन ने जीत के साथ शुरुआत करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 60 किलोग्राम वर्ग में जैस्मिन ने तंजानिया की बीट्राइस एम्ब्रोस को आसानी से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। जैस्मिन ने पहले ही दौर में विपक्षी मुक्केबाज पर मुक्कों की बरसात कर दी, जिसके वजह से जल्दी ही मैच रोकना पड़ा। रेफरी ने भारतीय मुक्केबाज को विजयी घोषित किया। एक अन्य मुकाबले में भारत की शशि चोपड़ा ने भी जीत के साथ शुरुआत की। 63 किलोग्राम वर्ग भार में शशि ने केन्या की मोआंगी तेरेसिया को हराने में सफलता पाई। भारतीय मुक्केबाज ने मुकाबले को 5-0 से जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।